नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों के बाद फिर से हम लोग नया वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। नए साल की शुरुआत से पहले सभी को ये याद रखना है कि नए साल की शुरुआत के साथ साथ नए एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, तो उसकी प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी तो है ही। साथ ही में जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कई जो मेरे दोस्त हैं, जो कई स्टूडेंट्स हैं, वो नहीं करते हैं, वो है एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे सीनियर्स ने भी यही कहा था कि प्रिपरेशन, उसके बाद रिवीजन और उसके बाद मॉक टेस्ट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नए दौर के साथ अभी हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस, आप लोग कई बुक्स हैं और गूगल में जाके आप कई बहुत सारे साइट्स हैं, आप वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पर भी आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये कोशिश है कि वीडियो के द्वारा हमारे जितने भी इस चैनल में जितने भी सारे वीडियोस हैं, उनके द्वारा आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया जाए। तो वेरियस जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, तो उनके एमसीक्यूज़ हम लोग फाइंड आउट करके यहाँ पर आपको सॉल्व करवाते हैं और इसको एक्सप्लेन भी किया जाता है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए, आज हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, एमसीक्यू से। ठीक है। पहला, एवरी ईयर नेशनल एजुकेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 11th November to which to commemorate which leader? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वल्लभ भाई पटेल, मदर टेरेसा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आंसर होगा यहाँ पर, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बताइए। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। हर साल 11th नवंबर को एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये नेशनल एजुकेशन डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 11th नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बर्थ एनिवर्सरी है, जन्मदिन है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। तो इसीलिए उनकी मेमोरीज़ में, उनकी याद में 11th नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे घोषित किया गया है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। Landsat 9, which was seen in the news recently, was launched by which organization? ISRO, NASA, SpaceX, Blue Origin। ये लैंडसेट जो है, ये लैंड सैटेलाइट मतलब अर्थ पे फोकस करके बनाया गया है। अर्थ के ऊपर नज़रबंदी किया गया, अर्थ को रिसर्च किया गया, अर्थ के ऊपर जो रिसर्च किया जाता है उसके ऊपर है। ठीक है। तो ये है लैंडसेट। तो लैंडसेट जो है वो नासा ने बनाया है। ठीक है। ये सैटेलाइट जो है वो नासा का है। तो ये याद रखिएगा, ये लैंडसेट 9 ये नासा का है, इसी साल इसको लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च 3 न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स बिलोंगिंग टू द योगन 35 फैमिली? यूएसए, जापान, चाइना, इजराइल। सोचिए क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर है ऑप्शन सी, चाइना। ऑप्शन सी, चाइना। ठीक है। तो ये योगन 35 जो है, ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो कि चाइना ने लॉन्च किया है। ठीक है। टेड्रोस एडोनम घेब्रेसस इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO, UNGA। दोस्तों एक बात है, मैं बता दूं कि सिविल सर्विसेज में या फिर अदर्स जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जो करंट टॉपिक्स है उन्हीं के रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है। जितने भी हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं, ये सब रिसेंटली जो लॉन्च किए गए हैं, रिसेंटली जो भी घटना घटी है उसी के ऊपर करंट अफेयर्स बनाए जाते हैं। अब यूपीएससी या फिर जितने भी स्टेट सिविल सर्विस है, उनमें क्या होता है कि उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर उसके जो आसपास जितने भी क्वेश्चन, सपोज किसी जगह पर कोई दुर्घटना घटी हो, या फिर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो, या फिर कुछ भी हुआ हो, तो उसमें उस जगह पर कोई
प्रीवियस कोई बहुत फेमस कोई मीटिंग हुई है कि नहीं, या फिर कोई रिवर का नाम, उसके पार्लियामेंट, अगर कुछ भी ऐसा आए तो समझ लेना कि वहाँ पर कुछ ना कुछ घटा है, कुछ ना कुछ घटना घटी है। तो उसी के बेस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चंस मिल जाए रिसेंटली, जो कुछ ऐसी वारदात हुई है या फिर कोई भी घटना घटी है, तो उसके रिलेटेड जितने भी हैं तो वो थोड़ा अब जानकारी ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडोनोम घेब्रेयेसस, ये जो डायरेक्टर जनरल है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, है ना। उन्होंने 2020 में भी कई स्टेटमेंट पास किए थे, जब ये कोविड-19 के पैंडमिक का सिचुएशन जो चल रहा है, ठीक है, जो 2020 से था अभी भी है। तो उस पे उन्होंने कई स्टेटमेंट्स दिए हैं, कई उन्होंने स्टेटमेंट पास किए हैं। तो इसीलिए ये अभी करंट टॉपिक में है, तो इसीलिए करंट अफेयर्स में ये आ चुके हैं। तो आपको याद रखना है कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के डायरेक्टर जनरल हैं, DG रहे हैं। ठीक है, चलिए। Joma soup, which was placed in the UNESCO Intangible Cultural Heritage List, is associated with which country? नेपाल, म्यांमार, हाइती या UAE? आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, हाइती। ठीक है, ये एक तरह का एक सूप है जो कि इसको यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। अब इसके साथ एक क्वेश्चन बनता है कि रिसेंटली इंडिया में भी एक जो फेस्टिवल है उसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का टैग मिला है। तो वो कौन सा फेस्टिवल है? तो वो है दुर्गा पूजा। वेस्ट बंगाल का बहुत फेमस एक कल्चरल एक फेस्टिवल है। तो उसी को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है इसी साल। अब एक क्वेश्चन बनता है कि वैसे टोटल यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में कितने टोटल भारतीय इंडियन जितने भी फेस्टिवल्स हैं या फिर कुछ भी है वो इंक्लूड किए गए हैं? तो आंसर होगा 14। ठीक है, तो टोटल 14 ऐसे कल्चरल जो हेरिटेज लिस्ट में भारतीय कुछ चीज़ों के जो नाम है वो इसमें है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। रेसिवुड यूनिवर्सिटी वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? UT, गुजरात, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। आंसर होगा इसका न्यू दिल्ली। रिसीवुड यूनिवर्सिटी ये रिसेंटली नवंबर को ही इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, कहाँ पर है? ये दिल्ली में है, ये न्यू दिल्ली में नया यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच स्टेट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ कोल रिजर्व्स इन इंडिया? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं, कई एग्ज़ाम्स में भी, स्टेट जो एग्ज़ाम्स है PSC हैं उनसे भी आ चुके हैं, और SSC के क्वेश्चंस में भी ये पूछा जा चुका है, RRB में भी पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा झारखंड। देखिए, हमारे देश में कई जगह पर कोल रिजर्व्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो है, मैक्सिमम जो है वो झारखंड में है। उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, इन आठों जगहों पर, इन 8 जगहों पर सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व है। उसके साथ असम और कई अदर्स जगह पर भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ पर है वो है इन 8 जगह पर। कहाँ पर है? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन 8 जगह पर भी है। उसके साथ साथ बिहार में भी है, असम में भी है, ऐसे कई जगहों पर है, लेकिन मेनली जहाँ पर सबसे ज़्यादा है वो है झारखंड में, फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उसके बाद वेस्ट बंगाल। अगर आप रैंक वाइज अगर करें तो पहला है झारखंड, उसके बाद है उड़ीसा, उसके बाद है छत्तीसगढ़, और फोर्थ में है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इन कोल रिजर्व में सबसे ज़्यादा कोयले की खाने हैं, कोयलों की जो रिजर्व है, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट नंबर्स ऑफ कोल रिजर्व्स हैं या फिर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कोल रिजर्व्स है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर होगा झारखंड। Parker's solar probe, which was seen in the news recently, was
लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? इसरो, नासा, ब्लू ओरिजिन, जक्सा। देखिए, पार्कर सोलर जो प्रूव है वो सन के रिलेटेड है। आपको समझ आ ही गया होगा कि सोलर लिखा गया है तो ये सन के रिलेटेड है। सन पर रिसर्च किया गया है। तो सन का जो जो लेयर है, एक एक लेयर है, जो हम लोग कोरोना भी कहते हैं, वो उस लेयर पर ये उन्होंने सन का जो पहला लेयर है उस पर उन्होंने रिसर्च किया, जिसमें देखा गया कि करीब 2 मिलियन डिग्री उसका जो टेम्परेचर था, 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट, ये उसका टेम्परेचर था। ठीक है, तो उस पर रिसर्च किया गया है। रिसर्च किस पे? सूरज के ऊपर, सूर्य के ऊपर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, नासा। ठीक है, पार्कर सोलर जो प्रूव है वो नासा ने लॉन्च किया है। विच यूएन बॉडी ऑर्गेनाइजेस द इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे? तो इसका आंसर होगा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूएनडीपी ने इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे नया एक नया डे ऑर्गेनाइज किया गया है। और यूएनडीपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं कि कहाँ इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर यूएसए में ही है, न्यूयॉर्क में है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस किस साल में इस्टेब्लिश हुआ था, तो आंसर होगा 1965 में। ठीक है, 1965 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। चलिए नेक्स्ट। ऑपरेशन देवी शक्ति, एन ऑपरेशन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस is associated with evacuating people from which country? Israel, Afghanistan, Bangladesh, श्रीलंका। ऑपरेशन देवी शक्ति वैसे बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेंटली अफगानिस्तान में जब तालिबान ने अटैक किया था तो कई भारतीय जो वहाँ पर जो फंस गए थे, तो उनको इवैक्यूएट करने के लिए, उनको वहाँ से निकालने के लिए भारतीय सेना ने नया एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, तो ये अफ़गानिस्तान में होगा। ठीक है, इंडियन जो आर्म फोर्सेस हैं, इस आर्मी, एयरफोर्स, उन लोगों ने वहाँ पर एवैक्यूएट किया था। कहाँ पर? अफ़गानिस्तान में, जहाँ पर भारतीय जो फंस गए थे, वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे, अपने देश में वापस नहीं आ पा रहे थे, तो इसीलिए ऑपरेशन देवी शक्ति को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऑपरेशन देवी शक्ति जो कि अफ़गानिस्तान में हुआ था। विच स्टेट यूटी हैज़ लॉन्च्ड ए ब्रिज कोर्स फॉर स्टूडेंट्स नेम्ड सेतु पाठ्यक्रम? सेतु पाठ्यक्रम पहले जान लीजिए कि ये है क्या। सेतु जो पाठ्यक्रम, ये एक नया इनिशिएटिव लिया गया था, क्योंकि प्रीवियस 2020 में साल में जो भी स्कूल्स में जो भी पढ़ाई की गई थी, तो वो पूरी हो नहीं पाई थी। कई स्टूडेंट्स फाइनेंशियल, उनकी अवस्था उतनी ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कंप्लीट वो नहीं कर पाए थे। वो जो कोर्स है, प्रीवियस जो क्लास का जो कोर्स है, वो कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो उसी को कंप्लीट करने के लिए इस साल ये सेतु पाठ्यक्रम लॉन्च किया गया, ताकि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस, जितने भी सिलेबस था, उसको फिर से एक बार दोहराया जाए, फिर से इसको रिपीट किया जाए। ठीक है, तो ये कहाँ पर लॉन्च हुआ था, ये क्वेश्चन है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल में ये लॉन्च किया गया है सेतु पाठ्यक्रम। ठीक है, विच स्पेस एजेंसी हैज़ डेवलप्ड सेंट्री 2 एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम? इसरो, नासा, ईएसए, जक्सा। सेंट्री 2 एस्ट्रॉयड, सेंट्री 2 एस्ट्रॉयड जो है वो अर्थ पे ऊपर नज़र रखती है, और साथ ही साथ देखती है कि कोई एस्ट्रॉयड जो है वो कितने दूर पे, ये एक एलोगोरिदम है। ठीक है, मैथमेटिक्स है, जिसको वो मेजरमेंट करती रहती है, कितने दूर है, कितने दिनों के बाद या फिर कितने सालों के बाद वो अर्थ से टकराएगा। तो उसको सब मेज़र करने के लिए, उसको पहले से इन्फॉर्म करने के लिए सेंट्री 2 बनाया गया है, ताकि पृथ्वी पर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई आपदा ना आ जाए। इसीलिए एस्ट्रॉयड से बचाने के लिए ये सेंट्री 2 लॉन्च किया गया है नासा ने। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, नासा ने इसे लॉन्च किया है। चलिए, रिवर सीन विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो जो रिवर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ये पूछा गया है।
तो इसका आंसर होगा आंसर फ्रांस। ठीक है, 2024 में 2024 में ओलंपिक्स स्टार्ट होंगे कहाँ पर? पेरिस में। ठीक है, पेरिस में। तो पेरिस के पास ही ये नदी है जहाँ से ये स्टार्ट होगा। तो इसीलिए इस रिवर पे इस रिवर को इतना इम्पोर्टेंट रिवर इतना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये रिवर के पास ही, इस नदी के पास ही, जो कि फ्रांस में है, पेरिस में 2024 को ओलंपिक स्टार्ट होने होंगे। तो तब यहीं से ही मार्च होगा, तो इसीलिए ये रिवर इतना इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले ही कहा था कि क्वेश्चंस अगर आपको पढ़ना है तो आपको जानना पड़ेगा वो क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके रिलेटेड आप जितने भी क्वेरीज हैं वो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये क्यों पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, या फिर ये क्वेश्चन क्यों है। अगर आपको ऐसा मिल जाता है क्वेश्चन, तो उसको पूरा डिटेल्स लेके फिर पढ़िए। ठीक है, तो आपको याद भी रहेगा ठीक से, और आपको उसके साथ साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में मिल जाएंगी। अब क्वेश्चंस जहाँ से भी आए वो उसके लिए आप रेडी हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हमारे वीडियो देखा कीजिए, हमारे वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स देते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द थीम ऑफ ह्यूमन राइट्स डे 2021? ह्यूमन राइट्स डे: इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, द ABCs of LGBTQIA plus. What are human rights advocates, torch bearers of human rights? तो ये है क्वेश्चन कि इस साल जो ह्यूमन राइट्स डे 2021 का थीम क्या है। तो दोस्तों, आपको थीम्स याद रखने बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जहाँ पर आपको थीम्स पूछ लिए जाते हैं। तो ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, इस साल इसका जो थीम है वो है इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ऑप्शन ए। इन विच ईयर द UN सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? 2000, 2010, 2020, 2021। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स, पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स सेलिब्रेट किया गया कौन से ईयर में? तो इसका आंसर होगा सी, 2020 में। ठीक है, 2020 को पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स लॉन्च किया गया है। ठीक है, सेलिब्रेट किया गया है। चलिए नेक्स्ट। विच कंट्री होस्ट द वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस इन 2021? 2021 को वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस, जिसको ओलंपिक्स ऑफ पेट्रोलियम कहा जाता है, वो कहाँ पर लॉन्च किया गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, USA में। ठीक है, USA में लॉन्च किया गया था, सॉरी, USA में इसको होस्ट किया गया था। ठीक है, तो इसको में होस्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट। विच इंस्टीट्यूशन released the publication titled State Finances, the Study of Budgets of 2021-22? नीति आयोग, RBI, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ADB। ADB मीन्स एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कि मनीला में है। ठीक है, मनीला। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने बता दिया मनीला में। तो बताइए, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द पब्लिकेशन टाइटल स्टेट फाइनेंसेस स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2021-22? नीति आयोग, RBI, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर ADB? इसका आंसर होगा RBI। ठीक है, स्टेट जो फाइनेंस है, ये जो पब्लिश किया गया था वो RBI के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट। प्रज्ञता गाइडलाइन इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? क्लाइमेट चेंज, डिजिटल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, वोटिंग इन इलेक्शन। प्रज्ञता गाइडलाइंस। तो दोस्तों, ये जो प्रज्ञता गाइडलाइंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया था, पब्लिश किया था, और स्टेट्स को ये गाइडलाइंस दी गई थी कि डिजिटल एजुकेशन, जो ऑनलाइन जो क्लासेस हो रहे हैं,
उस पर नज़र दिया जाए, उसको और बढ़ाया जाए, क्योंकि पैंडमिक का सिचुएशन है, स्कूल्स कॉलेजेस जितने भी हैं सब बंद हैं। तो उस पर किस तरीके से इस एजुकेशन सिस्टम को ठीक रखा जाए, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी स्टेट्स हैं उन पर ये गाइडलाइंस जारी किया था, ये गाइडलाइंस दिया गया था कि आप लोग स्टेट्स में स्कूल कॉलेजेस को जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ऑनलाइन के द्वारा सही तरीके से रखें। ठीक है, तो समझ में आ ही रहा होगा, इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, इसका आंसर होगा डिजिटल एजुकेशन। चलिए, सौरभ घोषाल इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। सौरभ घोषाल, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैंने जैसे ही बताया था कि ये करंट अफेयर्स पूछा इसलिए गया है क्योंकि कुछ ना कुछ घटना घटी होंगी। तो सौरभ घोषाल ने इस साल पहला भारतीय जिसने मलेशियन ओपन जीता है, मलेशियन ओपन जीता है। ठीक है, पहला भारतीय जिसने मलेशियन ओपन जीता है। अब क्वेश्चन है कि ये किस फील्ड में इन्होंने जीता है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, स्क्वाश में। ठीक है, ऑप्शन बी, स्क्वाश में। स्क्वाश गेम स्पोर्ट्स में इन्होंने पहली बार भारत को मलेशियन ओपन जो टाइटल है वो दिलवाया है। तो ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने मलेशियन ओपन जीता है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा सौरभ घोषाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच इज इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फ्रूट? एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कीवी, बनाना। भारत का पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फ्रूट कौन सा है? एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कीवी या फिर बनाना? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ये पहला ऑर्गेनिक फ्रूट है। ऑर्गेनिक फ्रूट का मतलब, अब क्वेश्चन आ गया कि ऑर्गेनिक फ्रूट का मतलब क्या होता है। ये ऑर्गेनिक जो फ्रूट है जिसमें केमिकल्स फ्री रहते हैं। ठीक है, जो केमिकल्स नहीं रहते हैं ये ऑर्गेनिकली बनाए जाते हैं और ये थोड़े महंगे होते हैं। ठीक है, तो भारत में पहला जो फ्रूट है जो कि टोटली सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फ्रूट है वो है कीवी। ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है, आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। और कौन सा स्टेट में ये पहली बार हुआ है, तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में ये कीवी जो है ये पहला जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फ्रूट बना है। ठीक है, तो उसके साथ आपको याद रखना है आंसर कीवी, और साथ ही साथ किस स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट। तो इसके साथ साथ हमारे जो करंट अफेयर्स है नवंबर और दिसंबर के हमने कंप्लीट किए, थोड़े बहुत जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो। और अभी हम लोग जीके की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जीके का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं। देयर इज ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन, 100% IT exemption on export income is given for first 5 years in says unit. Only one, only two, both one and two या फिर none of this। क्या पूछा गया कि पहले क्या कि सेज है क्या, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो है क्या। तो सेज क्या है, 2005 को लॉन्च किया गया था भारत में। ये 2005 को ये नया बनाया गया था रूल, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि स्मॉल या फिर जो माइक्रो या फिर मैक्रो जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको और भी बढ़ावा देने के लिए, उनको और सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस बनाई जाती हैं ताकि वो लोग और बढ़ सके और जिससे देश को फ़ायदा हो। ठीक है, तो इनको ऐसी कंपनीज जो कि जीडीपी, हमारे भारत की जीडीपी पे कुछ अच्छा काम कर रही है, तो उनको और बढ़ावा देने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं। उसके साथ साथ कुछ गाइडलाइंस या फिर कुछ फ्री में सर्विसेज उन कंपनीज को दी जाती है। तो इनमें पहला है कि देयर इज़ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, ड्यूटी फ्री हो जाता है, कस्टम जो ड्यूटी है वो नहीं लगता है। इंपोर्ट जो भी आप बाहर से लेके आते हैं रॉ मटेरियल्स, क्योंकि सब रॉ मटेरियल्स आपको देश में नहीं मिल पाते हैं, तो बाहर से लाने पड़ते हैं। तो जब वो बाहर से लाने पड़ते हैं तो कस्टम जो ड्यूटी है जो आपको देनी पड़ती है, तो वो फ्री हो जाता है। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल सही है। ये सेज में आपको जो SEZ है उसमें आपको ये फैसिलिटी मिलती है। दूसरा है कि 100% IT इनकम टैक्स एग्जम्पशन ऑन एक्सपोर्ट इनकम इज गिवन फॉर फर्स्ट 5 years इन सेज यूनिट। जो इनकम टैक्स जो IT जो एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन मीन्स जो आपको वो नहीं देना पड़ता है
एग्जेम्प्ट किया जाता है, 100% टोटली फ्री कर किया जाता है। कितने सालों के लिए? वो है 5 सालों के लिए, ठीक है। एक्सपोर्ट जितने भी आप एक्सपोर्ट करते हो उसमें 5 सालों के लिए आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ये क्या सही है? हाँ सही है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन बोथ 1 and 2, ठीक है, बोथ 1 and 2। चलिए नेक्स्ट, विच कमिटी वॉज कंस्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स टू स्टडी द एग्जिस्टिंग सेज पॉलिसी, ठीक है। तो सेज पर जो पॉलिसी है उसकी कमिटीज़, उसकी कौन सी कमेटी के द्वारा ये सेज जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो उसका गठन हुआ था, ठीक है। पहला है बाबा कल्याणी कमेटी, पंची कमेटी, रंगनाथन कमेटी या फिर नन ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो सेज है इसके कई कमेटी, इसके कमेटी द्वारा गठन हुआ था। वैसे ही कई तरह के और भी कई पॉलिसीज़ हैं या फिर और भी कई ऐसे कुछ बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उनके किन किन कमिटीज़ के द्वारा वो गठन हुआ था उसका, ये याद रखना आपको होगा, ठीक है। इसको आपको पढ़ना होगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। हम एंड में कभी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोग कमिटीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। डिफरेंट कमिटीज़ उनके रिलेटेड आप लोग आपको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आज अभी आपके लिए इतना ही क्वेश्चन है कि जो सेज है, जो अभी मैंने बताया, जो सेज के बारे में आपको डिस्क्राइब किया, उसके बारे में आप क्या है कि ये जो सेज है वो किस कमेटी के द्वारा बनाया गया था। तो पंची जो कमेटी है, पहले इसको जान लेते हैं। पंची जो कमेटी है वो सेंट्रल स्टेट रिलेटेड कमेटी है, ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेटेड कमेटी है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा रंगनाथन कमेटी, रंगनाथन कमेटी जो है वो हमारे जितने भी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन हैं, इंस्टीट्यूट है, उनमें लाइब्रेरी का काम जो अभी है वो रंगनाथन कमेटी के द्वारा किया गया है कि हर एक सेंटर में, हर एक इंस्टीट्यूट में एक लाइब्रेरी होनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इंडियन लाइब्रेरी का फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ठीक है। तो आपको पता चल ही रहा है कि बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो फिर आंसर होगा बाबा कल्याणी कमेटी, बाबा कल्याणी कमेटी। तो सेस का जो है एग्जिस्टेंस है, जो सेस जो पॉलिसी है उसका जो एग्जिस्टेंस बाबा कल्याणी कमेटी के द्वारा हुआ था। चलिए नेक्स्ट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, SLR। ये जो SLR है इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट्स जो सही हैं? पहला है, इट इज़ टू बी मेंटेन्ड बाय all financial institutions. It is to be maintained as liquid assets. These needs to be kept in non-cash form. All of the above. अब पहले जान लेते कि ये SLR है क्या, है ना। ये SLR क्या है, इसको जानना ज़रूरी है। ये क्या स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो है। SLR की जब बात होगी तो आपको दिमाग में एक ही बात याद रखेंगे आप लोग कि वो है नॉन कैश, ठीक है, जिसमें कैश नहीं होगा। जब भी हम लिक्विडिटी की बात करते हैं तो याद रखिएगा, तो ये जो है मेटल्स, जो महंगे जो मेटल्स है जैसे गोल्ड है, प्लैटिनम है, सिल्वर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इतने भी महंगे मेटल्स हैं उनके बारे में, या फिर जितने भी बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं, उनको मिला के SLR बनता है। ये नॉन कैश है, तो ये जिसमें कैश नहीं, पैसा नहीं होता है, उसे कहते हैं SLR। SLR का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। हर बैंक को एक परसेंटेज रखना पड़ता है जो कि RBI के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कितना SLR होना चाहिए, वो RBI निर्धारण करता है, और हर बैंक को एक SLR का परसेंटेज रखना पड़ता है। दोस्तों SLR बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बॉन्ड्स है या फिर जितने भी कीमती जो भी मेटल्स हैं, जैसे सोना ही ले लीजिए, गोल्ड, तो गोल्ड का जो भाव है वो कभी घटता नहीं है, बहुत कम होता है, बढ़ते ही जा रहा है दिन पे दिन। तो जब भी बैंक के अवस्था बहुत ख़राब होगी, कंडीशन बहुत ख़राब होगी, सिचुएशन ऐसे आ गए, सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ गए कि बैंक को बहुत नुकसान हुआ है, तो वो बैंक अपनी SLR अप्लाई करके भी पैसे इकट्ठे कर सकता है, अपना जो गुजारा है वो चला सकता है, ठीक है। जब ऐसी अवस्था आ गई है कि वो बैंक को बंद करना पड़ेगा तब वो SLR अप्लाई कर सकता है। इसलिए हर बैंक को एक SLR रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो परसेंटेज ठीक करता है RBI। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा ठीक है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस जो है वो देख लेते हैं, ऑप्शन ए, इट इज़ टू बी मेंटेन्ड बाय ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो सही बात है, हर एक बैंक को रखना पड़ेगा, ये मैंने पहले ही बताया। दूसरी है कि इट इज़ टू बी मेंटेन एज लिक्विड एसेट।
तो मैंने बताया था लिक्विड एसेट क्या होता है। लिक्विड एसेट मतलब नॉन कैश जो होते हैं वो, ठीक है। लिक्विड एसेट जो जैसे कि गोल्ड है, बॉन्ड्स हैं, जितने भी सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं वो सब, ठीक है। दूसरा है कि दिस नीड टू बी केप्ट इन नॉन कैश। मैंने अभी बताया, पहले ही स्टेटमेंट बताया कि नॉन कैश में रखा जाएगा, क्योंकि ये गोल्ड या फिर मेटल्स जितने भी हैं या फिर बॉन्ड्स जितने भी हैं उनके हिसाब में रखे जाते हैं, जो कि आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता है कितना होना चाहिए, कितना परसेंटेज बैंक को एसएलआर रखना होगा। तो ये निर्धारण करती है कौन? आरबीआई। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव सभी ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट। ओके, एन इंक्रीज इन रेपो रेट कैन, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ द बैंक्स, डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ लेंडिंग टू द बैंक्स। पहला, अगर रेपो रेट बढ़ गया तो क्या होगा? पहला जानने की बहुत ज़रूरी है कि ये रेपो रेट होता क्या है। ये रेपो रेट होता क्या है, ठीक है। रेपो रेट का क्या मतलब है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दो क्वेश्चन है, एक है रेपो रेट और दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट मतलब जब बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तब वो बोरो करता है, किससे? आरबीआई से। आरबीआई से वो लोन लेता है, ठीक है। आरबीआई से वो बोरो करता है मनी, उसे कहते हैं रेपो रेट। जब आरबीआई बैंक से पैसे बोरो करती है तब होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो यहाँ पर रेपो रेट का मतलब क्या है? जब बैंक आरबीआई से बोरो कर रही है पैसे, जब रेपो रेट बढ़ाया जाता है, क्योंकि रेपो रेट आरबीआई के हाथ में है, तो वो बढ़ाता है कमाता है उसके हिसाब से है, ठीक है। वो डिसाइड आरबीआई करता है। जब रेपो रेट बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, तब क्या होता है? पहला ऑप्शन है इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ द बैंक्स, या फिर डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ लेंडिंग ऑफ द बैंक। मतलब इंक्रीज हो जाता है जब बोरो करते हैं, वो जो पैसा जो है वो बढ़ जाता है, या फिर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आंसर होगा ओनली वन, ओनली वन, ठीक है। तो कैसे? जब रेपो रेट बढ़ा जाता है तब क्या होता है कि बैंक की जो रेट्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो बैंक लोन जब देता है तो वो भी थोड़ा बढ़ा देता है, ठीक है। तो तब जितने भी लोन लेते हैं, बोरो करते हैं पब्लिक, तो वो ले नहीं पाते हैं, ठीक है। वो ले नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका रेट जो भी है वो बढ़ जाता है। इसी वजह से बैंक्स भी अपने रेट्स बढ़ा देता है। तो इसी वजह से पब्लिक क्या करती है? ले नहीं पाती है पैसा, उधार नहीं ले पाती है, या फिर लोन ले नहीं पाती है, ठीक है। बोरो नहीं कर पाती है, ठीक है। इसी वजह से जब भी रेपो रेट बढ़ जाएगा तो उसके जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और लेंडिंग, ठीक है, वो सब भी बढ़ जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन वन होगा। जब देश में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है या फिर मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई है, जब ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो रहा है, तब रेपो रेट, आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे जैसे ही रेपो रेट बढ़ा देता है तो इन्फ्लेशन घट जाता है, क्योंकि पैसा सबके हाथ में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जब आप खरीदने जाएंगे तो क्या होगा? रेपो रेट जो है वो बढ़ जाता है, इसकी वजह से बैंक भी अपने रेट्स बढ़ा देते हैं। तो जब भी आप बोरो करने जाएंगे बैंक से तो वो आपको महंगा पड़ जाता है, इसीलिए लोग खरीदते नहीं हैं ज़्यादा, ठीक है। तब ऑटोमेटिकली जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो अपने आप कम हो जाती है। तो रेपो रेट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी रेपो रेट बढ़ता है तो उसके साथ साथ लेंडिंग और बोरोइंग दोनों ही बढ़ जाते हैं। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स इज द खारिफ क्रॉप इन हार्वेस्टेड, ठीक है। हार्वेस्ट कब होता है ये पूछा गया है। अगस्त, जून, अक्टूबर, जनवरी। अब दोस्तों जो खारिफ जो क्रॉप है वो जून महीने में उसको बोया जाता है, और उसको जो काटा जाता है कब? अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। अक्टूबर नवंबर इसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन अक्टूबर, ठीक है। अच्छा, अब खारिफ जो क्रॉप है उसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि राइस है, बाजरा है, कॉटन है, ये सब इसके एग्जांपल्स है, ठीक है। राइस, बाजरा, कॉटन इंपॉर्टेंट है। ये राइस जो है पूछा जाता है कि राइस, और एक है जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉटन, कि ये किस क्रॉप में पड़ता है? तो ये होगा खारिफ क्रॉप में पड़ता है, ठीक है। ये खारिफ क्रॉप में आता है। तो खारिफ क्रॉप जो कि जून में बोया जाता है और उसको काटा जाता है नवंबर को या फिर अक्टूबर को, ठीक है। तो इसका यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अक्टूबर इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप। अब रबी क्रॉप इनमें से कौन सा है? बार्ले, ग्राम, मसूर, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आंसर सभी होगा ऑल ऑफ द अबव, बार्ले, ग्राम, मसूर, है ना। इसमें एक क्वेश्चन दिया जाता है रबी क्रॉप में कि वीट, वीट, ठीक है, गेहूँ, ये भी पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है मस्टर्ड, बार्ले, सनफ्लावर, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किस में आते हैं, तो वो रबी क्रॉप में आते हैं।
ठीक। अब राबी क्रॉप जो है वो अक्टूबर या फिर मिड नवंबर को इसको बोया जाता है और इसका हार्वेस्टिंग सीज़न अप्रैल मई को होता है। ठीक है। रबी क्रॉप को जो है वो है सर्दियों के समय किया जाता है, सर्दियों के वक्त में किया जाता है, और खारिफ क्रॉप है वो गर्मियों के वक्त। ठीक। उसी के बीच में खारिफ और रबी के बीच में बारिश के वक्त एक और क्रॉप टाइप का क्रॉप है जो कि बोया जाता है, वो है जायद क्रॉप या फिर जेड क्रॉप कहा जाता है इसको। जो जायद क्रॉप है वो मार्च में आपको इसको बोया जाता है और जुलाई में इसकी कटाई होती है, इसको काटते हैं। ठीक है। उसकी हार्वेस्टिंग सीज़न है मार्च टू जुलाई। और इसके कुछ एग्जांपल्स भी याद रखिएगा, जैसे पम्पकिन है, कुकुम्बर है। ठीक है। तो याद रखिए रबी क्रॉप जो है वो अक्टूबर में या फिर मिड नवंबर को बोया जाता है और उसका सीज़न ख़त्म होता है अप्रैल मई को। और जो खारिफ क्रॉप है वो जून महीने में वो बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर को इस खारिफ क्रॉप को काटा जाता है। रबी क्रॉप का एग्जांपल दे तो वीट, मस्टर्ड, बार्ले, सनफ्लावर, मसूर, ग्राम, है ना, बार्ले, जितने भी हैं ये सभी हैं। और खारिफ क्रॉप का अगर पूछा जाए तो राइस, बाजरा, कॉटन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। इसी के बीच में एक और क्रॉप है, वो है जेड क्रॉप या जायद क्रॉप, जो कि मार्च को होता है और जुलाई को उसको हार्वेस्ट किया जाता है। और पम्पकिन, क्यूकम्बर, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है। चलिए ये तो हो गया। ओके, नेक्स्ट। वो फिक्सेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द क्रॉप्स। अब इसके रिलेटेड दो क्वेश्चन हैं, हम लोग ज़रूर करेंगे। पहले मिनिमम सपोर्ट सॉरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये पढ़ लेते हैं। एमएसपी जो है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये जान लेते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक प्राइस क्या होता है दोस्तों? मिनिमम सपोर्ट प्राइस के द्वारा गवर्नमेंट फार्मर से, जितने भी हमारे कृषि जो समाज है उनसे जो जितने भी क्रॉप्स हैं वो खरीद लेते हैं। ठीक है। उसके बाद उसको हमारे पब्लिक के राशनिंग जो सिस्टम है उसमें उसको बेचते हैं। ठीक है। हमारी जो राशनिंग सिस्टम है जिसको हम पीडीएस सिस्टम भी कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, उसमें वो लोग बेच देते हैं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के द्वारा जब भी कोई ऐसी आपदा आ जाती है तब सरकार क्या करती है, उस कृषि के जो भी गेहूं या फिर जो भी क्रॉप्स हैं उनको खरीद लेती है, ताकि कृषि भी बच जाते हैं और सरकार का भी लाभ हो जाता है और उसके द्वारा पब्लिक को भी सपोर्ट मिल जाता है थ्रू पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर राशनिंग सिस्टम। ठीक है। इसको याद रखिएगा। ठीक। अब ये कौन इसको संभालता है? तो ये संभालता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, दूसरा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, नीति आयोग। इसका आंसर होगा, एमएसपी का आंसर होगा ऑप्शन सी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। ये निर्धारण करती है ये कितना परसेंटेज खरीदना होगा, कितना पैसा लगाना है, कितना खरीदना है, ये सब CACP निर्धारण करती है। ठीक है। तो एमएसपी का जितना भी जो भी डिसीजन लेना है वो CACP लेती है। और ये 1965 में इसको बोर्ड का स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1965 में। विच मंथ डस द राबी सीजन बिगिन? मैंने बता ही दिया था, राबी सीजन स्टार्ट होता है अक्टूबर में, है ना, अक्टूबर में स्टार्ट होता है और उसको हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल में। ये शीतकालीन या फिर सर्दियों के समय ये किया जाता है। और इसके जो एग्जांपल्स अगर हो तो वो वीट है, सनफ्लावर, मस्टर्ड, बार्ले, ग्राम, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट। इन विच ईयर द कॉन्सेप्ट ऑफ एमएसपी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? तो इसका आंसर होगा 1966 में। 1966 में एमएसपी को स्टैब्लिश किया जाता है या फिर नया कॉन्सेप्ट जो है वो लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आंसर होगा 1966। इसका एमएसपी का मैंने पूरा डिटेल्स बता दिया है, आप लोग उसको देख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट। चलिए, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज, अब वो क्या होता है मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, बस आप आंसर बताइए अब। द प्राइस एट विच फार्मर्स सेल देयर क्रॉप्स टू द फूड बिजनेस कंपनीज, वो प्राइस जिसके द्वारा फार्मर्स जो है वो बिजनेस जो कंपनीज है जो फूड बेचते हैं उनको वो बेचती है।
द प्राइस एट विच द पीपल ऑफ द प्लेस कैन बाय द क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर्स। ये वैसा प्राइस है जिसके द्वारा वहाँ की पब्लिक, वहाँ की जनता डायरेक्ट जो कृषि जो है फार्मर्स है उनसे डायरेक्ट खरीद लेती है, जो कृषक है उनसे डायरेक्ट खरीद लेती है। नेक्स्ट, द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट बाइज ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स। वह प्राइस जो कि गवर्नमेंट फार्मर से खरीद लेती है। या फिर द प्राइस एट विच द क्रॉप्स कैन बी एक्सपोर्टेड, या कि वो प्राइस जिससे वो एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है, बाहर वो बेच सके। तो आंसर मैंने बता दिया है, इससे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट बाइज ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स। वह प्राइस जिसके द्वारा गवर्नमेंट फार्मर से जो ग्रेन्स है, जो क्रॉप्स है वो खरीद लेती हैं, ठीक है, उसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। चलिए, इन विच स्टेट तलचेर पावर प्लांट इज लोकेटेड। कर्नाटका, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश। तलचेर थर्मल प्लांट दोस्तों उड़ीसा में है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, उड़ीसा, ठीक है। स्टैटिक जीके में एक क्वेश्चन था, मैंने ऐड कर दिया, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस फिर से हम लाएंगे और फिर से इसको नए वीडियोस बनाते रहेंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए, हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, ठीक है। और ये जो हमारा चैनल है जीके इनसाइट्स, आप गूगल में जाइए या फिर यूट्यूब में जाइए, यहाँ पर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे। तो आप उसमें लाइक कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई आपको शिकायत है या फिर आपको कुछ जानना है या फिर कोई आपको एडवाइसेस है, कोई आप सजेशंस देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। और हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे, फिर से हम लोग ऐड करते रहेंगे। बहुत दिनों तक ये वीडियो बन नहीं पाया था, अब फिर से हम लोग शुरू करेंगे और MCQs प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको एक्सप्लेन करेंगे। और उसको साथ साथ हम लोग कुछ नए नए इन्फॉर्मेशन भी आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।